नमस्कार साथियों, करेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इसमें रेलवे से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हूं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था। तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, पोरस और सिकंदर के बीच। वितिस्ता का जो युद्ध हुआ था वह पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। पोरस जो है वह पंजाब का शासक था। सिकंदर भारत में 326 ईसा पूर्व में आया था और यह झेलम नदी के किनारे पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। इसे हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें सिकंदर विजयी हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। तो साथियों, ये क्वेश्चन है आरआरबी कोलकाता गुड्स गार्ड की दिया गया। सारे प्रश्न जो है वह प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, वही प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ ताकि आपकी आगामी रेलवे की परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहे। तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग की खोज जिसने किया था उसका नाम है कनिष्क। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कनिष्क। कनिष्क जो है कनिष्क जो है वह कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। कनिष्क ने ही शक संवत का आरंभ किया था 78 ईस्वी में, जिसका की यूज भारतीय कैलेंडर के रूप में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना का अध्ययन किया जाता है। हम जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अहरव्यू, सामदेव को पढ़ने वाले को उधात्री कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है और रावी नदी जो है वह पंजाब में है। तो हड़प्पा की खोज जो किए थे वह दयाराम साहनी ने किए थे 1921 ईस्वी में। और अगर देखा जाए कि कालीबंगा है जो घग्गर नदी में है और यह राजस्थान में है। रंगपुर यह मादर नदी के किनारे गुजरात में है और रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे है और यह पंजाब में है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है, अब अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बौद्ध। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिया था। अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नज़दीक स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंडीगढ़। रोपड़ जो है वह सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है और यह पंजाब में है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समयावधि के बीच हुआ था। यानी उत्तर वैदिक का जो काल है वह कब से कब तक माना गया है। तो साथियों, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है और एक है उत्तर वैदिक काल जिसका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक का जो काल है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में भारत की यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। इसमें बताना है कि थॉमस रॉ, फाहियान और ह्वेनसांग इन तीनों में भारत आने का क्रम कब कब है। तो साथियों हम जानते हैं कि जो फाहियान है वह 405 से 411 ईस्वी के बीच आया था और फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और ह्वेनसांग जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में 643 ईस्वी में आया था और थॉमस रॉ है जो वह अंग्रेज था और यह 1616 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आया था वह फाहियान था, उसके बाद ह्वेनसांग और उसके बाद थॉमस रॉ। तो ऑप्शन 3 आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी कि विष्णु। विष्णु की पूजा हड़प्पा सभ्यता में लोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 पशुपति। सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग हैं वे पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से खोजी गई एक पशुपति की मुहर मिली थी जो संकेत करता है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। साथियों जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे प्रश्न पहले रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अगर आपने अब तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली भी वीडियो आप तक मिलती रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4वीं शताब्दी के शुरुआत में गुप्तों में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो कहाँ स्थापित कर लिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मगध में। गुप्त का जो साम्राज्य था वह मगध में स्थापित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित है और यह गंगा और वरुण नदियों के संगम के पास स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवाल का जवाब किसने दिया था। मिलिंद पन्हों एक पुस्तक है जिसमें मिलिंद के प्रश्न था और इसका उत्तर बौद्ध धर्म के किस व्यक्ति ने दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नागेश्वर ने। मिलिंद पन्हों जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच की गई थी। इसमें भारतीय बौद्ध भिक्षु जो थे वे नागसेन थे और बैक्ट्रिया के इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर के बीच संवाद हुआ था। इसमें कुछ नागसेन के नागेश्वर के प्रश्न थे और जिसका उत्तर इसमें नागेश्वर जो थे वे बौद्ध धर्म से संबंधित थे और इन्होंने मिलिंद के प्रश्नों को उत्तर दिया था, इसीलिए मिलिंद पन्हों इस पुस्तक का नाम भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 ऋग्वेद। ऋग्वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं में बोधिसत्व के चित्र पाए गए हैं। अजंता की गुफा जो है वे औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और इसमें जो है इसका निर्माण जो किए थे वे गुप्त शासकों के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन के देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद वंश को पराजित करने में सफल हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था वे मौर्य वंश का संस्थापक था और यह चाणक्य के मदद से नंद वंश को पराजित किया था। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह था घनानंद। उसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की स्थापना की थे मगध में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 चाणक्य। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 धम्म महापात्र। अशोक ने धम्म महापात्र की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हेन सांग किसके समकालीन थे? तो जो हेन सांग है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और हर्षवर्धन जो है वह पुष्यभूति वंश का शासक था। और ये जो हर्षवर्धन है हेन सांग है वो लगभग 643 ईस्वी में आया था, और यह एक चीनी यात्री था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पांड्य। पांड्यों का साम्राज्य कोकई में एक निजी बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किए थे, जिसे कि महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और लगभग 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और तब से इनका नाम बुद्ध हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, और ये जो जिस लिपि को पढ़े थे वह ब्राह्मी लिपि था। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, चालुक्य की जो राजधानी थी वह बादामी थी, जिसे कि बातापी भी कहा जाता है, और चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वह जयसिंह थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, भारवी। भारवी ने किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है उसको लिखे थे। साथियों, ये जितने भी प्रश्न हैं आपके आने वाली रेलवे की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विजयालय में जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले किसका सामंत था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पल्लवों का। जो चोल वंश का संस्थापक जो विजयालय था वह पहले पल्लवों का सामंत था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना किए थे वह दंती दुर्ग ने किए थे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, विक्रमशिला की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल ने 785 से 820 ईस्वी में नालंदा में किए थे। तो ये नालंदा जो है वो बिहार में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, बिहार। यानी कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? तो बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेहरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। यानी कि मेहरौली का जो स्तंभ है, लौह स्तंभ, वह दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजिरिस निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मुजिरिस जो है वह मालाबार तट पर एक प्राचीन बंदरगाह और शहरी केंद्र था, और ये जो स्थित है वह है केरल में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, केरल। यानी कि चेर बंदरगाह मुजिरिस जो था वह केरल में था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर जो है वह कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है, जिसे चंदेल राजवंश द्वारा 950 और 1050 ईस्वी के बीच बनाया गया था। यह मंदिर जो है अपनी कामुक कलाओं के लिए जाना जाता है, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसका नाम शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, सारनाथ। सारनाथ में अशोक का
सिंह स्तंभ स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट की स्थापना किए थे, निर्माण मतलब किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो साथियों खजुराहो में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर कंदरिया महादेव है, जो भगवान शंकर को समर्पित है। यह राजा विद्याधर द्वारा 1017 ईस्वी और 1029 के बीच में बनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3। इस खजुराहो मंदिर में कंदरिया महादेव जो है वो भगवान शंकर को समर्पित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 चालुक्य। चालुक्य शासकों के शासनकाल के दौरान मंदिर स्थापत्य की वेसर शैली का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। उसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 गोपाल, यानी पाल वंश का संस्थापक जो कौन था? गोपाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिलिंद पन्हो का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये जो मिलिंद पन्हो हैं वह मिलिंद और नागसेन के संवाद का वर्णन इसमें किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में पशुपति की आकृति वाली एक मोहर मिली थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 उदयीन। उदयीन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयीन ने 2 नदियों सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बृहद्रथ। बृहद्रथ है जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और अगर प्रथम शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी थी, यानी कि डॉक यार्ड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 लोथल में। लोथल गुजरात की खंभात की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। लोथल में आयताकार बेसिन पाया जाता है जिसे गोदी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 ज्ञानदेव। ज्ञानदेव जो थे वे सांप और सीढ़ी खेल का सृजन किए थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 पंचमार्क के सिक्के। पंचमार्क सिक्के भारत के शुरुआती सिक्कों की एक प्रकार है जो ईसा पूर्व 6ठी और 2री शताब्दी के बीच का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 पंचमार्क सिक्के सबसे पुराने भारत के सिक्के हैं। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्तूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सावधान टीला। स्तूप क्या है? यह सावधान टीला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो साथियों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे और जैन धर्म की जो स्थापना किए थे वह ऋषभ देव ने किए थे। और इनके जो अंतिम और 24वें तीर्थकर थे वे महावीर स्वामी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महावीर। जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। यह मूल रूप से अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित करवाया गया था। यह 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और यह एक फाहियान जो था चीनी यात्री था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम जो है वह संगम साहित्य का एक व्याकरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र का संबंध जो है वह धन विज्ञान से है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि पाटलिपुत्र में। साथियों, पहली जैन परिषद जो है वह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। दूसरी जैन परिषद 512 में ईस्वी में वल्लभी में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमाश्रव ने की थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 बिहार में। नागार्जुनी हिल गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल महान सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप को बनवाया था। सांची का स्तूप रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मूल रूप से अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। यह 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था और यह 80 वर्ष की अवस्था में हुए थे। तो गौतम बुद्ध का जो शरीर त्याग था उसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है और यह कुशीनगर में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के मंदिर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है वह नागर शैली में बना हुआ है। तो साथ ही हम देखते हैं क्या चीज़ कि उत्तरी भारत की जो अधिकतर मंदिर रहती हैं वो नागर शैली में और दक्षिण भारत की तरफ जो मंदिर रहते हैं वो द्रविड़ शैली में बनाई गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 नक्कीनगर। नक्कीरार। नक्कीरार उत्तरी मदुरै में आयोजित तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने गांधी से चंपारण में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया था? तो ये किए थे राम कुमार शुक्ल ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में पेंटिंग और मूर्तियां वह है कहानियों को दर्शाती है। तो अजंता की गुफाएं जो वो किन कहानियों को दर्शाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 बौद्ध का। महाराष्ट्र की अजंता की गुफाओं में बौद्ध कथाओं को चित्रित करने वाली पेंटिंग और मूर्तियां बनाई गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन 2 अभिधर्म कोश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य तो वे विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 वर्धमान। वर्धमान महावीर स्वामी का मूल नाम था। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे और ये 24वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिका का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 शूद्रक। शूद्रक है जो वह मृच्छकटिका का लेखक है। साथियों, ये सारे प्रश्न जितने भी हैं, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो जितने भी प्रश्न हैं वो सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न ही हैं और इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कर लें ताकि आपकी आने वाली एग्जाम बहुत अच्छी तरह हो। ये देखिए क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का, जो कि 2021 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 वराहमिहिर। वराहमिहिर जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे उनमें शामिल थे अमर सिंह, धन्वंतरी, घट्टकर्प, कालिदास, क्षणपक, शंकु, वराहमिहिर, वररुचि एवं बेताल भट्ट। वराहमिहिर उज्जैन के निवासी थे जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें पंचसिद्धिका, बृहत संहिता और बृहत जातक की रचना की थी। तो चंद्रगुप्त के दरबार में अगर देखा जाए तो 9 रत्नों में इन चारों में से सिर्फ वराहमिहिर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ब्राह्मी लिपि में। भारत में पाए जाने वाले सबसे पहले गूढ़ पुरालेखी ब्राह्मी लिपि में है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाई गई थी। तो अशोक के प्राचीन अभिलेख जो है वो किस लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर का नाम महावीर स्वामी था और जैन धर्म के पहले जो थे ऋषभदेव थे जो इनकी स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षक नाटक किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस जो है ये इसकी नाटक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए यानी कि भरत। कालिदास का नाटक अभिज्ञान शकुंतलम प्राचीन संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटकों में एक है। दुष्यंत और शकुंतला का भरत नाम का एक पुत्र था जो बाद में भारत का सम्राट बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल सरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है 2 गुजरात में। सरकोटदा जो है वह गुजरात जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग की विजय प्राप्त की। वे खाली स्थान के पोते थे, यानी अशोक जो था वो किसका पोता था? तो अशोक जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और इनके पिताजी का नाम था बिंदुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते उद्धरण भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? यानी सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया था? तो सत्यमेव जयते है जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का मूल नाम क्या था? तो महाभारत का मूल नाम था जय संहिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जय संहिता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा राज्य कहाँ स्थित है? धौलावीरा जो है वह
ये जो स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और ये किस राज्य में है, तो ये है आपका गुजरात में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, कौटिल्य ने। एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक, इसका हो जाएगा कौटिल्य। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विनय और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जो है वह विनय और सूत्र पिटक में वर्णित है। त्रिपिटक 3 मुख्य श्रेणियों में ग्रंथों से बना है जो सामूहिक रूप से बौद्ध ग्रंथ कहलाता है। सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म का एक आदर्श है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 13वां अभिलेख। कलिंग विजय का जो वर्णन किया गया है वो अशोक के 13वें अभिलेख में किया गया है। 13वां अभिलेख अशोक के एक आक्रामक एवं हिंसक योद्धा से एक महान प्रेमी और शांति के उपदेशक के रूप में परिवर्तन का वर्णन है। यह कलिंग युद्ध के अंत में जारी किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास का सही कालानुक्रम को दर्शाता है। इसमें बताना है कि कौन सा पहले आया था, गुप्त साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य या मुगल साम्राज्य या दिल्ली सल्तनत। तो साथियों हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो काल था वह 300 ईसा पूर्व से 122 ईसा पूर्व तक था। गुप्त वंश का जो काल था वह 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच था। दिल्ली सल्तनत था वह 1206 से 1526 ईस्वी तक था और मुगल साम्राज्य 1526 से 1757 तक था। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपका ऑप्शन ए सही होता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। तो इसका सही जवाब है 4। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, पाणिनि थे। और अष्टाध्यायी क्या है, एक व्याकरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निकटता। उप शब्द जो है वो निकटता को दर्शाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिपिटक। त्रिपिटक का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद बताया गया है। ये किस में लिखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ऐतरेय उपनिषद सबसे पुराने उपनिषद में से एक है जो ऋग्वेद के ऐतरेय अरण्यक से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, राजा नंदीवर्धन ने। जल मंदिर मूल रूप से महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी को समर्पित है जो उनके अंतिम संस्कार के स्थान को चिन्हित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, पिटक। पिटक का संबंध वैदिक साहित्य से नहीं है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। तो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बोध गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यजुर्वेद। यजुर्वेद का संबंध जो है वह कर्मकांड से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वह सबसे पुराना वेद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद खाली स्थान से संबंधित है। तो यजुर्वेद का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यज्ञों के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद का संबंध जो है वह यज्ञों और अनुष्ठानों से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित है। तो पूछ रहा है कि सबसे लंबा भारतीय महाकाव्य कौन था। तो वो था महाभारत। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 कुशीनगर। कुशीनगर का संबंध जो है वह जैन धर्म से नहीं है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चारों वेदों में किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें सामान्य उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र शामिल हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यजुर्वेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड और छोटा कर देते हैं। जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अरिहंतान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है। नमो अरिहंतान का मतलब यही होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। यानी कि जब कोई तीर्थकर जो हैं वो अपना जब शरीर त्याग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है निर्वाण। तो साथियों इस तरह हम देखें कि रेलवे के जो पहले पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनमें प्राचीन भारत के इतिहासों को लेकर आया हूँ और आगे हम मध्यकालीन भारत का इतिहास और फिर और भी जितने भी सारे विषयों को लेकर आऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आपको सारे प्रश्न का उत्तर याद भी हो जाएगा। ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो साथियों अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।